आज की इस गहरी चर्चा में हम एक ऐसे टूल पर बात करने वाले हैं जो जो दुनिया भर के लगभग हर ऑफिस और एंटरप्राइज में डेटा मैनेजमेंट का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा संभालता है। MS एक्सेस। बिल्कुल। और शायद सबसे ज्यादा अंडर एस्टिमेटेड टूल भी है। हाँ, एग्जैक्टली। तो आज हमारे पास जो सोर्स मटेरियल है, जो एनालिसिस है, उसका फोकस इसी बात पर है कि वो कौन सी 10 आम गलतियां हैं जो एक दमदार एक्सेस डेटाबेस को बिल्कुल रेंगने पर मजबूर कर देती हैं। और ये गलतियां बहुत ही बेसिक होती हैं। वही तो, इस पूरी चर्चा का हमारा मकसद सिर्फ इन गलतियों की एक लिस्ट पढ़ना नहीं है। हम ये समझना चाहते हैं कि एक इतना पावरफुल टूल धीमा क्यों हो जाता है और उसे ठीक करने के प्रैक्टिकल तरीके क्या हैं। अगर मैं इसे एक आम जिंदगी के उदाहरण से समझाऊं तो आप ऐसे सोचिए कि आपके पास एक बहुत ही हाई स्पीड स्पोर्ट्स कार है, लेकिन आपने उस कार को किसी कच्ची या कह लें गड्ढों से भरी सड़क पर उतार दिया है, जहां वो अपनी टॉप स्पीड पे जा ही नहीं सकती। सही कहा। एक्सेस का डेटाबेस इंजन अपने आप में बहुत ही कैपेबल है, बहुत ताकतवर है, लेकिन आर्किटेक्चर और डिजाइन लेवल पर लिए गए जो छोटे छोटे गलत फैसले होते हैं ना, वो उस इंजन को पूरी तरह चोक कर देते हैं। हाँ, और एक्सेस के साथ सबसे दिलचस्प बात यही है कि इसकी जो सबसे बड़ी खूबी है वही अक्सर इसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन जाती है। आप इसकी एक्सेसिबिलिटी की बात कर रही हैं? बिल्कुल, मैं उसी की बात कर रही हूँ, क्योंकि इसे सेटअप करना इतना आसान है, कोई भी इसे शुरू कर सकता है। इसलिए डिजाइन के जो बुनियादी नियम होते हैं उन्हें अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं। मतलब बिना सोचे समझे बस टेबल्स बनाना शुरू कर देते हैं। हाँ, डेटा मैनेजमेंट में लोगों का सारा ध्यान इस बात पर रहता है कि अरे सिस्टम धीमा हो गया या क्रैश कर रहा है। लेकिन अगर हम इसके रूट कॉज पर, यानी ये क्यों हो रहा है, उस पर फोकस करें तो तस्वीर ज्यादा साफ होती है। किसी भी टूल की असली ताकत इस बात पर निर्भर करती है कि हम उसके कोर आर्किटेक्चर का कितना सम्मान करते हैं। तो फिर डिजाइन के उन बुनियादी नियमों की ही बात कर लेते हैं। हमारी इस एनालिसिस लिस्ट में जो सबसे पहला पॉइंट है वो है इम्प्रॉपर टेबल डिजाइन, यानी गलत तरीके से टेबल बनाना। अब नॉर्मलाइजेशन जैसे भारी भरकम शब्द हमने सुने हैं। बिल्कुल। डेटा रिडंडेंसी या डुप्लीकेशन कम करना तो डेटाबेस का बेसिक उसूल है, लेकिन मुझे ये समझाइए कि एक्सेस में अक्सर लोग इसमें कैसे मात खा जाते हैं। देखो, एक्सेस के मामले में डेवलपर्स अक्सर एक बैलेंस खो देते हैं। या तो वो एक ही फ्लैट टेबल में सारा का सारा डेटा ठूस देंगे, मतलब एक ही जगह सब कुछ। हाँ, और या फिर वो उसे इतना ज्यादा ओवर नॉर्मलाइज कर देंगे कि एक साधारण सी जानकारी निकालने के लिए भी आपको दर्जनों जॉइंट्स लगाने पड़ेंगे, जिससे क्वेरीज बुरी तरह उलझ जाती होंगी। एग्जैक्टली। ये बैलेंस ही सबसे क्रिटिकल है। अगर हम सिस्टम के नजरिए से देखें तो मान लीजिए एक ही टेबल में 50 या 100 फील्ड्स हैं, उसमें मिक्स डेटा है, जैसे क्लाइंट का नाम भी है, उसका पूरा एड्रेस भी है, प्रोडक्ट की डिटेल्स, शिपिंग हिस्ट्री, सब कुछ एक ही टेबल में। बाप रे। हाँ तो ऐसे में डेटाबेस इंजन को हर एक रो के लिए बहुत ज्यादा मेमोरी एलोकेट करनी पड़ती है। जब हम उस टेबल को क्वेरी करते हैं तो इंजन अनजाने में उस भारी भरकम पेलोड को मेमोरी में खींच लेता है, जिसे हम डीनॉर्मलाइज्ड या फ्लैट फाइल स्ट्रक्चर कहते हैं। सही कहा। और ये एक्सेस के लिए एक बुरे सपने जैसा है। पर दूसरी तरफ अगर आप हर छोटे एट्रीब्यूट के लिए अलग टेबल बना दें तो एक्सेस के इंजन को उस डेटा को वापस जोड़ने में बहुत ज्यादा कंप्यूटेशन पावर लगानी पड़ती है। तो फिर सही तरीका क्या है? सही तरीका ये है कि टेबल्स को लॉजिकल एंटिटीज के हिसाब से तोड़ा जाए, जहां रिलेशनशिप्स एकदम क्लियर हों, डुप्लीकेशन कम से कम हो, लेकिन इतना भी नहीं कि एक सिंपल सा इनवॉइस निकालने के लिए आपको 10 टेबल्स को ज्वाइन करना पड़े। समझ गया, बैलेंस जरूरी है। और इसी बुनियादी ढांचे में एक और गलती जो रिसर्च में सामने आई है वो है डेटा टाइप्स की अनदेखी। ये तो बहुत ही आम है। हाँ, अक्सर जब लोग टेबल्स क्रिएट करते हैं तो जो डिफॉल्ट टेक्स्ट या शॉर्ट टेक्स्ट का ऑप्शन सामने आता है, लोग बस उसी को सिलेक्ट करके आगे बढ़ जाते हैं, बिना ये सोचे कि डेटा किस तरह का है। बिल्कुल। अब कुछ 100 रिकॉर्ड्स तक तो शायद सिस्टम पर इसका असर ना दिखे, लेकिन जब लाखों रोज का डेटा हो तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू को, मतलब एक संख्या को टेक्स्ट फील्ड में स्टोर करने से जो नुकसान होता है वो परफॉर्मेंस को बुरी तरह हिट करता है। बिल्कुल करता है, क्योंकि सिस्टम को हर बार कैलकुलेशन से पहले उस टेक्स्ट को कन्वर्ट करना पड़ता है, पार्स करना पड़ता है। हाँ, और यहाँ बात सिर्फ प्रोसेसिंग टाइम की नहीं है, बात मेमोरी फुटप्रिंट की भी है। मैं आपको समझाती हूँ। अगर आप एक इंटीजर डेटा टाइप चुनते हैं तो वो सिस्टम में सिर्फ 2 बाइट्स की जगह लेता है। लॉन्ग इंटीजर 4 बाइट्स लेता है। ओके। लेकिन अगर आप उसी नंबर को टेक्स्ट के रूप में स्टोर करते हैं तो वो हर एक कैरेक्टर के हिसाब से स्पेस लेगा।
और साथ ही टेक्स्ट ऑपरेशंस के लिए जो इंडेक्सिंग होती है वो नंबर्स के मुकाबले काफी भारी होती है। मतलब सिस्टम को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। बहुत ज्यादा। जब डेटाबेस इन टेक्स्ट वाले नंबर्स पर कोई गणितीय ऑपरेशन करता है या उन्हें सॉर्ट करता है तो उसे कैरेक्टर बाय कैरेक्टर कंपैरिजन करना पड़ता है, जो बाइनरी या न्यूमेरिकल कंपैरिजन के मुकाबले बहुत ज्यादा धीमा होता है। तो बेसिकली अल्फा न्यूमेरिक डेटा के लिए टेक्स्ट और प्योर संख्याओं के लिए नंबर फील्ड का इस्तेमाल सिर्फ एक अच्छी आदत नहीं है, ये सिस्टम रिसोर्स बचाने का सबसे सीधा और आसान तरीका है। एकदम सही। और ये रिसोर्स मैनेजमेंट तब और भी ज्यादा क्रिटिकल हो जाता है जब हम मल्टी यूजर एनवायरनमेंट की बात करते हैं, जहां कई लोग एक साथ काम कर रहे हों। हाँ। हमारी एनालिसिस में डेटाबेस को ना बांटना यानी स्प्लिट ना करना एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग बताया गया है। ये मल्टी यूजर सेटअप में की जाने वाली सबसे बड़ी गलती है। मैंने देखा है कई बार टीम्स सालों तक एक ही एक्सेस फाइल नेटवर्क ड्राइव पे शेयर करके काम करती रहती हैं और फिर शिकायत करती हैं कि सिस्टम क्रैश हो रहा है। बिना स्प्लिट किए हुए डेटाबेस को नेटवर्क पर चलाना असल में एक डिजास्टर को दावत देने जैसा है। तो डेटाबेस स्प्लिटिंग काम कैसे करती है? देखो, जब डेटाबेस स्प्लिट नहीं होता तो हर बार जब कोई यूजर एक फॉर्म या रिपोर्ट खोलता है तो सिर्फ डेटा ही नहीं बल्कि पूरा का पूरा एप्लीकेशन इंटरफेस, सारे फॉर्म, सारी रिपोर्ट्स नेटवर्क केबल के जरिए ट्रैवल करते हैं, जिससे नेटवर्क पर भारी ट्रैफिक जाम लग जाता है। बिल्कुल। लेकिन जब हम डेटाबेस को स्प्लिट करते हैं तो बैकएंड, जिसमें सिर्फ और सिर्फ टेबल्स होती हैं, वो सर्वर या शेयर्ड ड्राइव पर रहता है और फ्रंट एंड की एक कॉपी हर यूजर की लोकल कंप्यूटर पर डाल दी जाती है। ओके, तो फ्रंट एंड लोकल मशीन पर आ गया। हाँ, अब नेटवर्क पर सिर्फ वही डेटा ट्रैवल करता है जिसकी उस वक्त जरूरत होती है, पूरा एप्लीकेशन नहीं। इससे नेटवर्क लेटेंसी कम होती है और मल्टीपल यूजर्स के एक साथ काम करने पर फाइल करप्ट होने का रिस्क भी लगभग खत्म हो जाता है। ये तो बहुत ही लॉजिकल है। फ्रंट एंड को लोकल मशीन पर रखने से नेटवर्क का ट्रैफिक जाम तो कम हो गया, लेकिन अगर बैक एंड में डेटा ढूंढने का तरीका ही धीमा हो तो स्प्लिटिंग का भी कोई खास फायदा नहीं होगा। हाँ, और यहीं पर इंडेक्सिंग का रोल आता है। एग्जैक्टली। लेकिन जो बात हमारे सोर्स मटेरियल में मुझे सबसे ज्यादा हैरान करने वाली लगी वो ये थी कि ज्यादा इंडेक्स का मतलब ज्यादा स्पीड नहीं होता। हाँ, ये थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव लगता है। वही तो, अक्सर लोग सोचते हैं कि हर एक कॉलम पर इंडेक्स लगा दो तो सर्च फास्ट हो जाएगी, लेकिन एनालिसिस कहता है कि ओवर इंडेक्सिंग असल में सिस्टम को धीमा कर रही है। ये कैसे मुमकिन है? ये काउंटर इंट्यूटिव इसलिए लगता है क्योंकि हम हमेशा सिर्फ डेटा को रीड करने के नजरिए से सोचते हैं, मतलब सिर्फ सर्च करने के नजरिए से। हाँ, ये सच है कि जब आप कोई डेटा सर्च करते हैं तो इंडेक्सिंग बिल्कुल एक किताब की विषय सूची या इंडेक्स की तरह काम करती है और इंजन को सीधे सही रिकॉर्ड पे ले जाती है। तो सर्चिंग तो फास्ट हो गई, लेकिन डेटाबेस में सिर्फ सर्चिंग थोड़ी होती है। इसमें नया डेटा भी तो डाला जाता है और पुराना डेटा अपडेट भी होता है। अच्छा, इंसर्शन और अपडेशन। बिल्कुल। जब भी आप कोई नया रिकॉर्ड डालते हैं तो एक्सेस को सिर्फ टेबल में ही वो डेटा नहीं लिखना होता, बल्कि उस टेबल से जुड़े हुए हर एक इंडेक्स के ट्री स्ट्रक्चर को भी अपडेट करना पड़ता है। ओह, तो अगर मैंने 10 इंडेक्स लगा रखे हैं तो एक सिंगल नया रिकॉर्ड डालने पर 10 अलग-अलग बैकग्राउंड ऑपरेशंस ट्रिगर हो जाएंगे उन 10 इंडेक्सेस को अपडेट करने के लिए। बाप रे, इसे ही शायद इंसर्शन पेनाल्टी कहते हैं। हाँ, इसलिए नियम बहुत ही स्पष्ट होना चाहिए। सिर्फ प्राइमरी की, फॉरेन की और उन फील्ड्स को इंडेक्स किया जाए जिन पर अक्सर फिल्टर या सर्च लगाया जाता है। हर कॉलम को इंडेक्स करना बेवकूफ़ी है। बहुत ही शानदार पॉइंट है ये। और जब सर्चिंग की बात हुई रही है तो हमें क्वेरीज के आर्किटेक्चर पर भी बात करनी चाहिए। डेटा निकालने की जो रीढ़ की हड्डी है वो क्वेरीज ही होती हैं। बिल्कुल, और सबसे ज्यादा इनएफिशिएंट कोड भी यहीं लिखा जाता है। रिसर्च के मुताबिक इसमें 3 मुख्य गलतियां होती हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा असर डालती है वो है वेयर क्लॉज के अंदर फंक्शंस का इस्तेमाल करना। मैंने देखा है डेवलपर्स क्वेरी लिखते वक्त वेयर क्लॉज में सीधे ईयर या लेफ्ट जैसे फंक्शंस लगा देते हैं, बिना ये सोचे कि बैकग्राउंड में इंजन इसे प्रोसेस कैसे करेगा। डेटाबेस की भाषा में इसे नॉन सार्गेबल क्वेरीज कहा जाता है। ये नॉन सार्गेबल क्या होता है? थोड़ा आसान भाषा में समझाइए। जरूर। मान लीजिए आपने एक डेट फील्ड पर इंडेक्स लगा रखा है ताकि सर्च फास्ट हो जाए। ठीक है, लेकिन अगर आप अपनी क्वेरी में लिखते हैं कि वेयर ईयर ऑफ ऑर्डर डेट इज इक्वल टू 2023, तो एक्सेस उस इंडेक्स का फायदा उठा ही नहीं सकता। क्यों नहीं उठा सकता? इंडेक्स तो है ना वहाँ। क्योंकि इंडेक्स पूरी डेट्स का है, सिर्फ साल का नहीं। मजबूरन डेटाबेस इंजन को पूरी की पूरी टेबल का फुल स्कैन करना पड़ता है।
मतलब वो हर एक रिकॉर्ड को उठाएगा, उस पर ईयर फंक्शन रन करेगा और फिर चेक करेगा कि वो 2023 है या नहीं। एग्जैक्टली और इसमें बहुत समय लगता है। इसके बजाय अगर क्वेरी को ऐसे लिखा जाए कि वेयर ऑर्डर डेट इज बिटवीन 1 जनवरी 2023 एंड 31 दिसंबर 2023, तो इंजन सीधे इंडेक्स का इस्तेमाल करेगा और मिली सेकेंड्स में रिजल्ट दे देगा। ये तो सिर्फ एक छोटा सा सिंटैक्स चेंज है, लेकिन एग्जीक्यूशन टाइम में जमीन आसमान का फर्क ला सकता है। सही कहा, छोटी सी ट्रिक्स बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती हैं। और इसी के साथ एक और बुरी आदत जुड़ी है, सिलेक्ट ऑल की आदत, मतलब सब कुछ निकाल लो। हाँ, स्टार लगाकर क्वेरी रन कर देना। जब हमें फॉर्म या रिपोर्ट के लिए सिर्फ क्लाइंट का नाम और उसका आईडी चाहिए होता है, तो भी लोग पूरी की पूरी रो रिट्रीव कर लेते हैं, जिसमें शायद 30 या 40 कॉलम्स हों। और फिर जब ये सारा का सारा गैर जरूरी डेटा नेटवर्क के जरिए ट्रैवल करता है, तो परफॉर्मेंस अपने आप गिर जाती है। हमें डेटाबेस को सिर्फ उतना ही काम करने को कहना चाहिए जितने की हमें जरूरत है। सिर्फ जरूरत के फील्ड्स को सिलेक्ट करना एक बेसिक डिसिप्लिन होना चाहिए। अब डेटा रिट्रीव करने के बाद की बात करते हैं, यानी उसे स्क्रीन पर दिखाने की। यहाँ पर यूजर इंटरफेस या यूआई का रोल शुरू होता है। हाँ, फॉर्म्स और रिपोर्ट्स। अक्सर देखा गया है कि बैकएंड की क्वेरीज तो बहुत ऑप्टिमाइज्ड होती हैं, लेकिन फ्रंट एंड के फॉर्म्स अपने खराब डिजाइन की वजह से सब कुछ धीमा कर देते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक ही फॉर्म पर बहुत सारे कंट्रोल्स भर दिए जाते हैं। कॉम्बो बॉक्स, लिस्ट बॉक्स और खासकर सब फॉर्म्स का ओवरलोड सिस्टम को पूरी तरह फ्रीज कर सकता है। ये पॉइंट बहुत रिलेवेंट है, क्योंकि यूजर एक्सपीरियंस सीधे तौर पर इन्हीं फॉर्म्स की स्पीड से जुड़ा होता है। अगर किसी ने एक मेन फॉर्म में कस्टमर की डिटेल रखी है और उसी पेज पर 5 अलग-अलग टैब्स में 5 सब फॉर्म्स डाल दिए हैं, जैसे उसकी हिस्ट्री, ऑर्डर्स, टिकट्स। हाँ, तो जैसे ही वो मेन फॉर्म लोड होता है, एक्सेस उन सभी 5 सब फॉर्म्स की क्वेरीज को एक साथ फायर कर देता है, भले यूजर ने उन टैब्स पर क्लिक किया हो या ना किया हो। ये तो सीधे तौर पे सिस्टम रिसोर्सेज की बर्बादी है। एक्सेस का रेंडरिंग इंजन हर एक कंट्रोल को इनिशियलाइज करने में समय लेता है। तो इसका हल क्या है? यहाँ पर लेजी लोडिंग की अप्रोच काम आती है। लेजी लोडिंग? हाँ, इसका मतलब है कि डेटा सिर्फ तब लोड हो जब यूजर को सच में उसकी जरूरत हो। सबफॉर्म्स का जो सोर्स ऑब्जेक्ट होता है, उसे शुरुआत में ब्लैंक छोड़ देना चाहिए और फिर वीबीए के जरिए उसे तब असाइन करें जब यूजर उस पर्टिकुलर टैब पर क्लिक करें। बिल्कुल। इसी तरह जिन कॉम्बो बॉक्सेस में हजारों रिकॉर्ड्स होते हैं, उन्हें फॉर्म लोड होते ही पॉपुलेट करने के बजाय तब पॉपुलेट करना चाहिए जब यूजर उस पर ड्रॉप डाउन क्लिक करे। यूआई को जितना लाइटवेट रखेंगे, एप्लीकेशन उतनी ही रिस्पॉन्सिव लगेगी। एकदम सही। और यूआई का दूसरा बड़ा हिस्सा है रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स के साथ भी हमें यही ओवरलोडिंग वाला पैटर्न देखने को मिलता है। एक ही मेगा रिपोर्ट बनाने की जिद, जिसमें ग्राफ्स भी हो, समरी भी हो और हजारों पेजेस का रॉ डेटा भी हो। हाँ, ऐसी ओवरलोडेड रिपोर्ट्स जनरेट करते वक्त कई बार एक्सेस हैंग हो जाता है। रिपोर्ट्स के साथ समस्या ये है ना कि उनमें सिर्फ डेटा प्रोसेसिंग नहीं होती, फॉर्मेटिंग और पैजिनेशन का भी भारी ओवरहेड होता है। पैजिनेशन मतलब पेज ब्रेक्स कहाँ लगेंगे? हाँ, एक्सेस को हर एक ग्रुप लेवल के लिए टोटल्स कैलकुलेट करने होते हैं और फिर ये तय करना होता है कि पेज ब्रेक कहाँ लगेगा। अगर रिपोर्ट की क्वेरी बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो ये पूरा प्रोसेस सिस्टम की काफी मेमोरी खा सकता है। तो हमारे एनालिसिस में इसका क्या प्रैक्टिकल सोल्यूशन दिया गया है? सोल्यूशन है रिपोर्ट्स को डीकपल करना, यानी बांटना। एक विशालकाय रिपोर्ट बनाने के बजाय पर्पस ड्रिवन छोटी रिपोर्ट्स बनानी चाहिए। मतलब मैनेजमेंट को सिर्फ समरी देखनी है तो एक अलग समरी रिपोर्ट हो। हाँ, और अगर उन्हें ड्रिल डाउन करके अंदर की डिटेल्स देखनी है, तो उसके लिए एक अलग लिंक या बटन हो जो एक दूसरी डिटेल्ड रिपोर्ट खोले। ये काफी स्मार्ट तरीका है। अब इस पूरे आर्किटेक्चर को, चाहे वो फॉर्म हो या रिपोर्ट, इन्हें जोड़ने का काम करता है कस्टम कोड, यानी वीबीए, विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशंस। हाँ, रिसर्च नोट्स में वीबीए को लेकर जो बात कही गई है वो काफी इंटरेस्टिंग है। वीबीए एक्सेस को फ्लेक्सिबल बनाता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अक्सर लोग एक्सेस के नेटिव फीचर्स को इग्नोर करके हर छोटे काम के लिए वीबीए में कस्टम लूप्स लिखने लग जाते हैं। और ये एक बहुत ही कॉमन एंटी पैटर्न है। ऐसा क्यों? वीबीए तो पावरफुल होता है ना। पावरफुल होता है, लेकिन वीबीए एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। जब आप वीबीए में एक लूप लिखकर 10,000 रिकॉर्ड्स को एक एक करके अपडेट करते हैं, तो वो बहुत धीमा काम करेगा। अच्छा, तो लूप्स स्लो होते हैं। हाँ,
इसके मुकाबले अगर आप उसी काम के लिए एक्सेस की नेटिव अपडेट क्वेरी का इस्तेमाल करते हैं तो वो काम मिली सेकेंड्स में हो जाएगा। क्योंकि नेटिव फंक्शंस बैकग्राउंड में ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड होते हैं। एग्जैक्टली नेटिव ऑपरेशंस अंडर द हुड बहुत ही हाई लेवल ऑप्टिमाइज्ड लैंग्वेज में प्रोसेस होते हैं। VBA का इस्तेमाल बिजनेस लॉजिक, UI नेविगेशन इनके लिए बहुत बढ़िया है, लेकिन जहां बल्क डेटा ऑपरेशंस की बात आती है वहां नेटिव SQL ही सुपीरियर है। मतलब हमें पहिए का दोबारा आविष्कार करने से बचना चाहिए, जो टूल पहले से है उसका इस्तेमाल करें। सही कहा। तो हमने डिजाइन, सर्च, UI और कोड की बात कर ली, लेकिन इस पूरे टेक स्टैक में एक ऐसा एरिया है जिसे प्रोजेक्ट लाइव होने के बाद सबसे ज्यादा इग्नोर किया जाता है। आप मेंटेनेंस की बात कर रहे हैं। ये सारा डेटा डिलीट करते हैं तो डेटाबेस फाइल का साइज कम क्यों नहीं होता? ये MS एक्सेस के आर्किटेक्चर की एक बहुत ही स्पेसिफिक खासियत है, या आप इसे एक लिमिटेशन भी कह सकते हैं। ऐसा क्यों होता है? जब आप एक्सेस में कोई रिकॉर्ड डिलीट करते हैं तो एक्सेस उस फाइल साइज को श्रिंक नहीं करता, वो बस उस जगह को खाली या अनअलोकेटेड मार्क कर देता है। मतलब जगह घेर कर रखता है लेकिन वो खाली होती है। हाँ, और समय के साथ इन खाली जगहों की वजह से फाइल का साइज बेवजह बढ़ता जाता है। इसे टेक्निकल भाषा में ब्लोटिंग कहते हैं। तो ये ब्लोटिंग सिस्टम की परफॉर्मेंस को कैसे गिराती है? जब फाइल का साइज बढ़ता है तो डिस्क IO ऑपरेशंस बढ़ जाते हैं। डेटाबेस इंजन को डेटा ढूंढते वक्त वो खाली पन्ने भी स्कैन करने पड़ते हैं जो सिर्फ सिस्टम में जगह घेर रहे हैं। ओहो, मतलब इंजन को फालतू की मेहनत करनी पड़ रही है। बिल्कुल। और जब आप कॉम्पैक्ट एंड रिपेयर टूल रन करते हैं तो एक्सेस असल में एक नई डेटाबेस फाइल बनाता है, सारे वैलिड डेटा को उस नई फाइल में अच्छे से कॉपी करता है और उन खाली जगहों को हमेशा के लिए हटा देता है। और साथ ही डेटाबेस के इंटरनल स्टैटिस्टिक्स को भी अपडेट कर देता होगा। हाँ, ये प्रोसेस टेबल के इंडेक्सेस को भी फिर से ऑर्गेनाइज करता है। हेवी यूसेज वाले सिस्टम्स में इसे वीकली बेसिस पर करना बहुत जरूरी है, वरना क्रैश होना तय है। और ये सिर्फ स्पीड का ही मसला नहीं है, इस ब्लोटिंग का सीधा कनेक्शन फाइल करप्शन से भी है। और जब करप्शन या डेटा लॉस को रोकने की बात आती है तो सिक्योरिटी सेटिंग्स का एंगल भी उतना ही महत्वपूर्ण हो जाता है। बिल्कुल। अक्सर लोग सिक्योरिटी को सिर्फ हैकर से बचने का तरीका मानते हैं, लेकिन हमारे नोट्स बताते हैं कि एक्सेस में कमजोर सिक्योरिटी का सीधा असर सिस्टम की रिलायबिलिटी और स्पीड पर पड़ता है। देखो, मल्टी यूजर एनवायरनमेंट में सिक्योरिटी का मतलब सिर्फ डेटा को छिपाना नहीं है, इसका मतलब है डेटा की इंटेग्रिटी को प्रोटेक्ट करना। इंटेग्रिटी से आपका क्या मतलब है यहाँ? अगर आपने प्रॉपर यूजर लेवल परमिशन सेट नहीं की है तो कोई भी अनऑथराइज यूजर या कोई खराब थर्ड पार्टी प्रोसेस आपके बैकएंड टेबल्स में ऐसा डेटा डाल सकता है जो रूल्स को ब्रेक करता हो। या फिर कोई ऐसा लॉक लगा सकता है जो बाकी यूजर्स की क्वेरीज को फ्रीज कर दे। एग्जैक्टली। सही सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स और परमिशंस के जरिए आप ये तय करते हैं कि सिर्फ ऑथेंटिक और ऑप्टिमाइज रिक्वेस्ट ही डेटाबेस इंजन तक पहुंचे। एक सिक्योर डेटाबेस अपने आप में एक स्टेबल और फास्ट डेटाबेस होता है। वाओ, आज की इस पूरी गहरी चर्चा से एक बात जो एकदम क्रिस्टल क्लियर होकर सामने आती है वो ये है कि किसी भी डेटाबेस का स्लो डाउन रातों रात नहीं होता। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये 1000 छोटे कट्स की तरह है, डेथ बाय 1000 कट्स। ये उन छोटी छोटी चूकों का एक क्यूमुलेटिव असर है जो डिजाइन और मेंटेनेंस फेज में की जाती हैं। अगर इन 10 एरियाज पर फोकस किया जाए तो वही MS एक्सेस जो लोगों को धीमा और आउटडेटेड लगता है एक बेहद ही रेस्पॉन्सिव और पावरफुल टूल की तरह परफॉर्म कर सकता है। एकदम सही कहा। आखिर में बात उसी रूल पर आकर टिकती है कि टूल के अपने आर्किटेक्चर का सम्मान करना सीखें। जब हम इंजन को उसके डिजाइन के हिसाब से डेटा फीड करते हैं तो हमें उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी देखने को मिलती है। बहुत ही शानदार ऑब्जर्वेशन। अब आज की इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक विचार शेयर करना चाहता हूं। अगर हम इस पूरे डेटाबेस ऑप्टिमाइजेशन को एक मेटाफर की तरह देखें, बताइए। जिस तरह एक डिजिटल सिस्टम को तेज और एफिशिएंट चलने के लिए नॉर्मलाइजेशन की जरूरत होती है, फालतू और डुप्लीकेट डेटा हटाने की जरूरत होती है, तो क्या इसी नियम को हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी और अपने दिमागी विचारों यानी अपने थॉट प्रोसेस पर भी लागू कर सकते हैं? ये तो बहुत गहरी बात है। क्या हमारे दिमाग में भी ऐसे ही ढेर सारे गैर जरूरी इंडेक्स और ओवरलोडेड रिपोर्ट्स भारी मात्रा में जमा नहीं हैं जो हमारे फैसले लेने की स्पीड को धीमा कर रहे हैं? क्या हमें भी अपने दिमाग की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए उसे नियमित रूप से कॉम्पैक्ट और रिपेयर करने की जरूरत नहीं है, ताकि हम जो भी इंफॉर्मेशन प्रोसेस करें वो तेज और सटीक हो? सोचने वाली बात है। ये एक ऐसा दिलचस्प सवाल है जिस पर अकेले में बैठकर जरूर विचार किया जाना चाहिए।
खैर, आज के लिए बस इतना ही। इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले डीप डाइव में।